खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तो हाँ, बैकलॉग वाली वीडियोस नहीं आ पाई हैं, सॉरी फॉर दैट। पर मैंने सोचा कि यार जो रोज़ रोज़ मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उसको पढ़ाता रहता हूँ, बैकलॉग धीरे धीरे कवर कर लिया जाएगा। वरना क्या हो रहा था कि रोज़ रोज़ जो पढ़ा रहे थे वो भी बैकलॉग होता जा रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 26 अगस्त 2024। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सेडोंग फू गली जो है ये कहाँ पे लाई करती है, उसके बाद इस आर्टिकल को समझ पाएंगे हम। यारलुंग जांगपो या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसका ओरिजिन होता है यहाँ से तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से। और ये आंगसी ग्लेशियर साउथ ईस्ट में लाई करता है किसके, मानसरोवर लेक से। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मानसरोवर लेक दे रखा है तो ये लगाओगे, वरना आंगसी ग्लेशियर लगाओगे। और नियर क्या है इसके, माउंट कैलाश है इसके आसपास। ठीक है, अब देखो ये रिवर ऐसे आई यहाँ पे, यहाँ तो चाइना ने डैम बना रखे हैं। अब यहाँ पे ये बेंड करती है इस तरीके से, तो ये इस बेंड को बोलते हैं हॉर्स शू बेंड या ग्रेट बेंड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बेंड कहाँ बनाती है, एक यहाँ पे पीक है, कौन सी, नामचा भरवा, नामचा भरवा पीक है। इसको सिंटैक्सियल बेंड्स भी बोलते हैं, सिंटैक्सियल बेंड्स बोलते हैं इसे। अब इसी बेंड वाले रीजन में हमारा एक ग्लेशियर लाई करता है जिसको बोलते हैं सेडोंग फू। ठीक है, सेडोंग फू ग्लेशियर यहीं पे लाई करता है इसी बेंड वाले रीजन में। ठीक है, अब इसी ग्रेट बेंड पे हमारा क्या लाई करता है, सेडोंग फू वैली, सेडोंग फू वैली। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ बहुत मास वेस्टिंग हुआ। मास वेस्टिंग मतलब ग्रेविटी के अंडर डेब्रिस का फ्लो। अब ये लैंडस्लाइड को कह सकते हो इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हुई और यहाँ बहुत हीटिंग होने की वजह से भी क्या हुआ, काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया, डेब्रिस इकट्ठा हो गया ओवर द टाइम, हीटिंग जो हुई उसकी वजह से। और अर्थक्वेक्स आए तो जिसकी वजह से डेब्रिस जो है वो काफ़ी ओवरफ्लो कर गया इधर उधर। अब ये प्रॉब्लम क्या कॉज कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये डेब्रिस जो है ये रिवर के फ्लो में दिक्कत करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ नीचे वाले रीजन है यहाँ पे फ्लडिंग वगैरह की सिचुएशन हो सकती है। ऑल्सो चाइना जो है यहाँ पे अपने डैम्स बना रहा है जो एक प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं कि इनमें से भी जो डेब्रिस वगैरह निकलेगा वो भी तो इस रिवर के रास्ते को क्लॉग करेगा, तो ये इधर उधर से काफ़ी फ्लडिंग वगैरह कर सकती है ना। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको नाम हो जाता है सियांग रिवर। ठीक है, और इसको फिर ज्वाइन कौन करता है, एक दिबंग रिवर है, एक लोहित है और एक दिहंग है। अब ये याद रखना है, देखो ऐसे एंटर कर रहा है तो क्या हुआ, फेस को अपने इधर लाओ तो ये क्या हुआ, राइट हुआ, ये हुआ लेफ्ट, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई ये दिहंग वाली, दिहंग, लोहित और दिबंग। अब याद रखना है इसमें एक चीज़ और कि लोहित जो है ये बाहर से आ रही है। ठीक है, और बाकी जो दिबंग और दिहंग है इनका ओरिजिन कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में ही हो रहा है। अब ये तीनों ये सब रिवर मिलके फिर से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बन जाती है। ठीक है, अब क्लासिकल लैंग्वेजेस के जो सेंटर थे ये बेसिकली ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो बेसिकली 6 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस बोला जाता है। पहली कौन सी है, तमिल। अब इसको याद कैसे करना है कि तमिल यूजुअली देखो बोला जाता है कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, तो इसको याद रख लो कि सबसे पहले इसे बोला गया था 2004 में, और सबसे आखिरी में क्या होगी 2014 में, 10 साल बाद ओडिया। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखो कि इसमें जो 4 लैंग्वेजेस हैं वो साउथ इंडिया में जो नीचे 4 स्टेट्स में बोली जाती हैं लैंग्वेजेस वही हैं। तो तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, और संस्कृत तो जान ही रहो कि होगा ही, तो 2005 में संस्कृत था। तो ऐसे हमने 6 याद कर ली। अब देखो क्राइटेरिया, अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या हुआ 2014 में क्राइटेरिया दिया कि इस क्राइटेरिया पे हम किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलेंगे। अब देखो ये सिर्फ डेजिग्नेशन है कि बताने के लिए कि ये पुरानी लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें। ठीक है, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, इसके अलावा इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं 22, उससे कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है, 2 ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये लैंग्वेजेस ऑल्सो आर पार्ट ऑफ हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड है। अब क्राइटेरिया देख लेते हैं। हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, मतलब कि बहुत पुरानी होनी चाहिए, 1500 से 2000 साल तक। ठीक है, खुद का लिटरेचर होना चाहिए इनके पास, खुद के टेक्स्ट होने चाहिए जो कि जनरेशन बाय जनरेशन प्रिजर्व किए गए हों, और कि इनके पास खुद का ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, मतलब खुद की वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए लिखने का, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए उसको जो भी लिखा गया उसके पीछे। बस बेसिकली समझो कि पुरानी होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए फ्रॉम द मॉडर्न फॉर्म्स। जो लिटरेचर उसकी मॉडर्न है अभी करेंटली, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होनी चाहिए क्योंकि हमें पुराना चाहिए ना बेसिकली। और
और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि मान लो कि ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज थी, उसके बाद क्या हुआ, इससे कई ऑफशूट्स निकले, ठीक है। तो अगर वो ऑफशूट से थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसे तब भी कंसिडर किया जाएगा। और अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स यही होगा कि मतलब थोड़ा इनको से एक खुद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। 2 मेजर अवार्ड्स मिलते हैं बेसिकली इनके स्कॉलर्स को, ठीक है, जो भी इन लैंग्वेजेस के स्कॉलर होंगे प्रोमिनेंट। और क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो क्या कर सकता है, इनके लिए जो भी इसके स्कॉलर्स होंगे उनके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल चेयर बना सकता है, मतलब एक उनको स्टेटस दे दे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दे दे किसी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये अपॉन रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी की मैंने बात की वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है। तो तमिल और संस्कृत को छोड़ के बाकी जो 4 लैंग्वेजेस हैं इनके सेंटर जो हैं वो आते हैं कंट्रोल में किसके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मैसूरू में, ठीक, कर्नाटक में। और तमिल जो है ये तो ऑटोनोमस है ऑलरेडी, इसका जो सेंटर है। संस्कृत जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फंड रिसीव करती है, ठीक है। तो ये भी कम्प्लीटली ऑटोनोमस नहीं है, ठीक है। तो ओनली सिर्फ तमिल जो है वो ऑटोनोमस है। तो अब यही बात चल रही है कि इनको थोड़ा ऑटोनोमस बनाएंगे। और ऑल्सो मई और अप्रैल में ये चल रहा था कि क्राइटेरिया जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए उसको चेंज करने की बात चल रही है, ठीक है। एक कमेटी भी बनाई गई है, बट जब वो होगा तब देखा जाए। अब देखो ये फोटो अच्छी लग रही थी इसलिए नहीं लिया इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल को बेसिकली इसकी वजह से लिया है, रेक जानस पेनिनसुला की वजह से। ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, तो देखते हैं। तो आइसलैंड फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इसकी जो कैपिटल है रेक जाविक, इसमें पेनिनसुला है जिसका नाम है रेक जानस, ठीक है। जाविक ये है और जानस पेनिनसुला है। यहाँ पे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 800 अर्थक्वेक आ गए थे विद इन 14 आवर्स, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गई थी। अभी क्या है, यहाँ पे फिर वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ तुम पढ़ोगे ज्योग्राफी में कि ये अटलांटिक ओशन के बीच से जाता है मिड ओशनिक रिज, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं और इससे ओशन क्रस्ट बन रही है यहाँ पे। तो क्या होता है कि बहुत सीवियर यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह और वॉल्केनिक एक्टिविटी इसकी वजह से होती है, ठीक है। अब देखो जून मैप में देखते हैं, रेक जाविक मैंने बताया था कैपिटल है, और देखो ये पेनिनसुला हो गया रेक जैनस, और ग्रेंडाविक ये वो एरिया है जहाँ पे भी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। और ये तो मैं बोल नहीं पाऊँगा ये बहुत डिफिकल्ट है बोलना। इट्स फैगरा फैगरा डेल्स डेल्स फजराल, ठीक है, समझ लेना, जिसमें जाल जाल आता जाए वो सब आइसलैंड है सॉरी, बट हाँ ये ऐसे ही है, ठीक है। जानस जाविक और जाल वगैरह है, ये सब यहाँ के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो साओ पाउलो एक सिटी है, ये न्यूज़ में है, ये ब्राज़ील की है। और यहाँ हुआ क्या है कि कुछ इंडियंस जो थे उनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होंगे, तो उनको ये ब्राज़ील कह रहा है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो इंडिया इस बारे में बात करना चाहता है इनसे। तो अब देखो सिटी आ गई है या फिर कोई प्लेस आ गई है न्यूज़ में, तो दीदार जब तक उसका ना हो तब तक नींद नहीं आनी चाहिए। तो ये आ गया हम साउथ अमेरिका के मैप में। देखो ये रहा हमारा ब्राज़ील और ये रहा हमारा साओ पाउलो। ये बेसिकली लार्जेस्ट सिटी है ब्राज़ील की पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। देखो अब रियो डे जेनेरियो भी दिख रहा है, ये भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये आर्टिकल में हमें दिमाग क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें एक चीज़ दे रखी है लार्ज कैविटेशन चैनल नाम की। अब देखो ये पूछ देगा टर्म इन न्यूज़ कि ये क्या चीज़ है, तो तुम्हें ये याद रखना है, ये बेसिकली एक टनल है जहाँ पे सबमरीन वगैरह की चेकिंग वगैरह होती है। इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है इसमें, ठीक है। ये लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट है, इसलिए ज़रूरी था जानना। और दूसरी चीज़ इसमें दे रखी थी एक, वो है ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इतना याद रखना है कि ये क्वाड का इनिशिएटिव है। क्वाड मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ है इसमें, यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये 4 कंट्रीज़ हैं, इन्हीं का ये इनिशिएटिव है। पहली बात देखो इंडो पैसिफिक से क्या समझ में आ रहा है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से रिलेटेड होगा। मैरीटाइम से क्या समझ में आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू ट्रेड इन द सी, ठीक है। अब क्या करेगा, अवेयरनेस होनी चाहिए वहाँ पे। मान लो कि वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि वहाँ पे वेसल्स आराम से जा सके आ सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही सब बात करेगा, जनरल बात है, ऐसे ही याद रखना होता है। अब ये देखो ये बेसिकली हो गया टेस्ट सीरीज़ के एमसीक्यू का क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर आएगा, प्रीलिम्स में आए ना है, ये टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर आएगा। अब देखो सोनो, सोनो का मतलब समथिंग रिलेटेड टू साउंड,
और ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हो गया, लाइट से रिलेटेड। तो क्या होता है कि इसमें ये बोला गया है कि ऐसे बबल होता है, तो साउंड से अगर साउंड की वेव्स आती हैं बबल के पास, तो ये जब बबल बर्स्ट होता है तो ये थोड़ी सी लाइट रिलीज करता है, तो उसको बोलते हैं सोनो तो उसको बोलते हैं सोनोल्यूमिनेसेंस। अब देखो यही फायदा है कि करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ने का, कि एक महीने बाद तुम्हें लगेगा सब कुछ रिपीट हो रहा है। देखो अब सबीना सोल फिर से न्यूज़ में है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं साउथ चाइना सी में, ठीक है, तो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वीडियोस को शॉर्ट रखा गया है कि तुम रिवाइज कर सको। तो रिवाइज करोगे सेम चीज़ बार बार अगर रिवाइज करोगे तो तुमको याद होती जाएगी, ठीक है। बार बार मैं बताऊंगा तो मैं अलग तरीके से बताऊंगा, इससे अच्छा सेम चीज़ को रिवाइज करो। देखो पहले एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी, फिर आई न्यू पेंशन स्कीम, अब एक नई आ रही है स्कीम जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो हमें क्या करना है, इंतज़ार करना है कि हम इंतज़ार करेंगे जब इसका डेवलपमेंट हो जाने दो, पूरा सब डिटेल आ जाएगी, तब इसको आराम से डिस्कस करा जाएगा। तब तक ठंड रखो। अब देखो इसराइल और हजबुल्ला का ऑलरेडी मैंने बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट बता रखा है, और जो कोई नया है तो क्या कर लो कि 1 अगस्त को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस करके इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन की वीडियो है, वहाँ से एक बार देख लो, तो वहाँ मैंने सब समझाया हुआ है। ये लोग बॉम्ब खेलते रहेंगे ऐसे ही, तो रोज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है।